ईरान अमेरिका जंग और उसका बिल भारत क्यों भर रहा है? जंग वहाँ लड़ी जाती है, टैंक वहाँ चलते हैं, पर जेब यहाँ की काटी जाती है। चूल्हे यहाँ जलते हैं, न हम फौज में हैं, न हम मोर्चे पर खड़े हैं, फिर भी हर बम के बाद हम ही उजड़े हैं। नमस्कार, खबर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील पांडे। आज का सवाल बड़ा है। क्या ये मान लिया जाए कि ईरान और अमेरिका की जंग अब कभी खत्म नहीं होगी? क्या ये अब कोई घटना नहीं बल्कि दुनिया का न्यू नॉर्मल बन चुका है, जहां लाशें गिरती रहेंगी, बच्चे बूढ़े दफनाए जाते रहेंगे और हम और आप बस देखते रहेंगे? क्योंकि सोचिए, कल रात फिर बम गिरे, अमेरिका ने भी गिराए, ईरान ने भी गिराया और जो समझौता दोनों मुल्कों ने किया था उसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो आज का सवाल यही है, क्या ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और हम आप अपनी जेब लुटाते रहेंगे? आइए समझते हैं पूरा माजरा क्या है आज के खबर चौपाल में। 3 बार रुकी, 3 बार टूटी, आखिर चल क्या रहा है? पहले शुरुआत से समझते हैं। पिछले 5 महीनों में ये जंग 3 बार रुकी और 3 बार फिर शुरू हुई। हर बार लगा चलो अच्छा हुआ, अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, समोसा महंगा नहीं होगा, चाय महंगी नहीं होगी, सिलेंडर की मारामारी कम होगी और हर बार इनमें से कोई एक फिर पागलपन का शिकार हो जाता है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने ईरान के दर्जनों फौजी ठिकानों पर बम गिरा दिए। एक अमेरिकी अफसर का दावा है कि इस बार बमबारी पिछली बार से दुगनी थी। बंदर, अब्बास, बोसहर कई इलाकों में धमाके सुने गए। अब जरा पीछे चलिए। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इनके सबसे बड़े नेता खामनेई मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया। अब ये हॉर्मुज क्या है? ये एक पतली सी समुद्री गली है, लेकिन दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। यानी ईरान के पास दुनिया की तेल की टंकी की चाबी है। तो सोचिए, जब चाबी एक के हाथ में हो तो समझौता टूटता क्यों है बार बार? इसी महीने अमेरिका ने 13 दिन लगातार बमबारी की। 24 जुलाई को ट्रंप ने जंग रुकवाई और 29 जुलाई को दोबारा शुरू कर दी। असली सवाल ये है, जब दोनों के पास इतनी ताकत है तो कोई जीत क्यों नहीं रहा? क्या जीतने का इरादा है ही नहीं? आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप बमबारी कराते हैं और बमबारी के बाद कहते हैं बातचीत जारी रहेगी। यानी बम गिराना भी अब बातचीत का ही एक हिस्सा बन गया है, बात मनवाने का तरीका। और ईरान वो सीधा हमला कम करता है, पर उसके साथ के जो गुट हैं, कभी इराक से कभी यमन से दबाव बनाए रखते हैं और ऊपर से कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों से उनके फोन जमा कराने की तैयारी है। वजह यह है कि मिसाइल गिरने के बाद ईरान को खुद पता नहीं चलता निशाना लगा या चुका। वो जानकारी उन्हीं सैनिकों के डाले वीडियो से लेता है। जरा सोचिए, एक फौज अपने ही सैनिकों के मोबाइल फोन से डरने लगी है। ये है आज के दौर की जंग। अब सवाल ये है कि ये आग कितने देशों तक फैल चुकी है? शुरुआत में सिर्फ 3 देश थे, अमेरिका, इजराइल और ईरान। लेकिन अब आज के टाइम में ईरान में बम गिर रहे हैं, मिसाइलें जॉर्डन पर आ रही हैं, सऊदी अरब खुद हमला कर रहा है, यमन से समंदर बंद करने का ऐलान हुआ और आग मिस्र तक पहुंच चुकी है। सबसे उलझी हुई कहानी इराक की है। 28 जुलाई की रात अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक पर हमला किया, जिसमें 20 लड़ाके मारे गए और ये लड़ाके किसी पहाड़ में छिपे बागी गुट के नहीं, बल्कि इराक की अपनी सरकारी फौज PMF का हिस्सा थे। तनख्वाह सरकार से मिलती है, ऊपर सीधे प्रधानमंत्री बैठे हैं। यानी अमेरिका ने अपने ही दोस्त की सरकारी फौज पर बम गिरा दिए। ट्रंप का दावा है कि सब कुछ इराकी सरकार से पूछकर हुआ और उसी दिन इराकी सरकार ने बैठक करके इन हमलों को अपनी जमीन पर हमला बताया। दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती और कोई अपने ही सैनिकों को क्यों मरवाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 5 महीने चुप रहने के बाद पहली बार माना कि उसने भी हमले किए हैं। सवाल है क्यों? रियाद के एक जानकार का कहना है चुपचाप दिया गया जवाब डराता नहीं। अगर डराना है तो आंखें दिखानी पड़ेंगी, आग लगानी पड़ेगी। और ये आग
यही नहीं रुकी। यमन के हूती ने सऊदी का समुद्री रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। 29 जुलाई को मिस्र के दमियात बंदरगाह पर एक अमेरिकी कंपनी के गैस टैंकर में आग लग गई और शुरुआती अंदाजा है कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। और इस पूरे हिसाब किताब में सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? ईरान के आम लोग। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की बमबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। जो लड़ रहे हैं वो अलग है, जिनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है वो अलग है, और जो मर रहे हैं वो अलग है। लेकिन ये तो उनकी टेंशन है, हमारी टेंशन क्या है? यही तो असली सवाल है। एक मिनट सोचिए, मान लीजिए आपके मोहल्ले से बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं। एक पर रोज झगड़ा होता है, दूसरे पर पुलिस पूछताछ करती है। आप कौन सा चुनेंगे? भारत ने झगड़े वाला रास्ता चुना है। और ये सुनकर हैरानी होगी, जंग से पहले भारत का 41% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले उसी रास्ते से आता था जहां आज बम गिर रहे हैं। लेकिन जंग के बाद अभी के दौर में ये आंकड़ा बढ़कर 52% हो गया है। यानी पहले आधे से कम आ रहा था, अब आधे से ज्यादा आ रहा है। हुआ यह है कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना काफी घटाया और जो कमी हुई वो खाड़ी से पूरी करनी शुरू की। रूस वाला रास्ता छोड़ने की वजह भी अपनी जगह थी। अमेरिका का दबाव था कि रूस से तेल मत खरीदो, पेमेंट को लेकर भी उलझन थी। मतलब वो फैसला अपनी जगह गलत नहीं था, लेकिन नतीजा ये निकला कि एक तरफ का खतरा हटाने के चक्कर में दूसरी तरफ का खतरा और बढ़ा लिया गया। और यही सवाल आज पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। तेल कहां से आएगा ये तय करना तो उन्हीं का काम है ना। मार्च में सरकार ने साफ कहा था कि देश में कोई कमी नहीं है, 74 दिन का तेल जमा है। लॉकडाउन जैसी अफवाहें झूठी है। ये सही भी है कि भारत सिर्फ तेल खरीदता नहीं, उसे साफ करके आगे भी बेचता है। इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले हमारी हालात बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बात चुभेगी। जापान भी अपना ज्यादातर तेल खाड़ी से लेता है, लेकिन उसने 254 दिन का तेल जमा कर रखा है और हमारे पास सिर्फ 74 दिन का। हमारे पड़ोसियों का हाल तो और बुरा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के पास तो कुछ भी जमा नहीं था। वहां स्कूल, कॉलेज बंद करने पड़े। मोटरसाइकिल वालों को दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिला। जानकारों का कहना है कि अगर तेल का भाव $90 के ऊपर टिका रहा तो दाम 2 से 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं। भाव अभी ठीक उसी लकीर पर खड़ा है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इस पूरी जंग का असली बिल आखिर भर कौन रहा है? क्योंकि हर रोज हजारों करोड़ रुपए इसी जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के जहाजों पर काम करने वाला हर 8वां आदमी भारतीय है। गिनती में करीब 3,11,000। इसे सरकार ने नए भारत की कामयाबी बताया और है भी। लेकिन ठीक अगले ही दिन ईरान की नौसेना ने कह दिया कि हॉर्मुज पर उसका पूरा कब्जा है और उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज नहीं गुजरेगा। अब जरा सोचिए, उस रास्ते से रोज सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। जब दुनिया का हर 8वां नाविक भारतीय है तो उन जहाजों पर भारतीय ही तो होंगे। कप्तान के कैबिन में, इंजन के रूम में, डेक पर। वहां खड़ा आदमी कोची का है, मुंबई का है, विशाखापट्टनम का है और उसके घर में कोई इंतजार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। मार्च में भी हालात इतने बिगड़े थे कि विदेश मंत्रालय को दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम खोलना पड़ा था और ईरान से लेकर खाड़ी तक हजारों भारतीयों को वहां से निकलना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोल रूम पर 8,890 फोन आए थे, ज्यादातर घर वालों के, और सवाल सबका एक ही था, बच्चे हमारे कब वापस आएंगे। और एक और बड़ी बात जो आपके लिए जरूरी है, खाड़ी के कई देशों में हमले की तस्वीर या वीडियो डालने पर सख्त कानून है और इसमें भारतीयों की गिरफ्तारी या भारी जुर्माना पहले भी हो चुका है। यानी वहां बैठा आदमी खतरे में तो है ही, लेकिन अपना डर भी खुलकर बता नहीं सकता। अब सवाल उठता है, भारत ने आज तक किसी का नाम लेकर कुछ क्यों नहीं किया या फिर कहा ये चुप्पी कमजोरी नहीं मजबूरी है। अमेरिका से हमें व्यापार और हथियार चाहिए, खाड़ी से तेल चाहिए और वहीं लाखों भारतीय कमाते हैं। और ईरान से चाबहार बंदरगाह चाहिए, वही चाबहार जो हॉर्मुज बंद होने पर भारतीयों के निकलने का रास्ता बन गया था। तीनों में से किसी को नाराज करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि चुप्पी की कीमत सरकार नहीं भरती, वो जहाज पर खड़े नाविक से लेकर आपके पेट्रोल पंप तक हर हफ्ते किस्तों में वसूली जाती है। तो आगे क्या? रिपोर्ट है कि इराकी गुट ने वहां की सरकार को 7 अगस्त तक का वक्त दिया है। जवाब नहीं मिला तो खुद कार्रवाई करेंगे, यानी अगली भिड़ंत की तारीख
पहले से तय है। दूसरी तरफ ट्रंप बमबारी दोगुनी करके कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी। दोनों बातें साथ रखिए तो साफ है आगे भी यही चलेगा। थोड़ी बमबारी, थोड़ी बातचीत, फिर शांति, फिर रिपीट। तो अब तैयारी हिंदुस्तान को खुद करनी है, क्योंकि तैयारी का मतलब सिर्फ बयान नहीं होता। तेल इतना जमा करो कि 74 नहीं, कम से कम 150 से 200 दिन चले, जैसे जापान ने 254 दिन का इंतजाम किया। तेल आने के रास्ते खाड़ी के अलावा भी सुनिश्चित किए जाएं और खाड़ी में काम कर रहे भारतीयों के लिए ऐसा पक्का इंतजाम हो कि अगली बार समस्या आए तो रातों रात कंट्रोल रूम न खोलना पड़े, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, वो बजता रहता है और सुनाई देना बंद हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये जंग कब रुकेगी, सवाल ये है अगली बार जब रुकेगी तो क्या हम पिछली बार से बेहतर तैयार होंगे। जंग उनकी है, फैसले उनके हैं, गोली भी उनकी चलती है, पर हर बार की तरह आग हमारे घर तक मचलती है। न सरहद हमारी टूटी, न झंडा हमारा गिरा, फिर भी हर बार हमारी ही जेब का दिया बुझा। याद रखिए, जंग उनकी है लेकिन बिल हमारा है, और ये तैयारी हमें खुद अपने लिए करनी होगी। अब आप बताइए, कब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये खबर चौपाल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल 7 टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुशील पांडे, खबर चौपाल के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।